पॉली हाउस में अगर खेती करे सोचथन तो जब अतका खर्चा करके हमन पॉली हाउस बनाए हन तो ऐसे फसल के चुनाव करबो हमन जे हमन ला ज़्यादा वापस करे पैसा, ज़्यादा उत्पादन दे और बाजार में मुनाफा दे। तो ऐसे में हमार मन के आजकल जो चलत है बाजार में फूलों के मांग ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलत है, जिसमें जरबेरा है, गुलाब है। और एक तैयारी बर हमन सबसे पहले खेत के जब तैयारी करना है, एक जब पॉली हाउस के अंदर में माटी की तैयारी जब करथन तो एक बार एक लाल प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ते और एक बलुई दोमट मिट्टी में भी हमन एक खेती कर सकथन। खेती करे पर सबसे पहले बढ़िया बराबर होना चाहिए, पॉली हाउस जहाँ भी बना रहे हैं वो ज़मीन बराबर होना चाहिए, समतल बिल्कुल, क्योंकि पानी अगर थोड़ा बहुत रुकता है तो वो पौधे के लिए नुकसान होता है। तो बिल्कुल बराबर हो और इसको बढ़िया से जोताई करके 2 या 3 बार जोताई करके उसमें अपन 10 से 12 टन में गोबर खाद और भूसा, धान के जो भूसा आते ओला, और थोड़ा सा लाल मिट्टी अगर अपन मिल पावा तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लाल मिट्टी एक साथी बोला था कि फूल की खेती पर लाल मिट्टी की थोड़ा ज़रूरत पड़ती। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, वनोपज और वनौषधियाँ वनवासियों की आय का प्रमुख साधन रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दिनों वनौषधियाँ वनों से विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए हमारे किसान भाई को ये सलाह दी जाती है, हमारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि किसान भाइयों को अपने खेतों में भी वनौषधियाँ उगानी चाहिए। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि उसके प्रसंस्करण से वो ये स्वरोजगार भी निर्मित कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे वनौषधियों का उत्पादन कैसे करें, उसका प्रसंस्करण कैसे करें और उससे स्वरोजगार कैसे निर्मित करें। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर से डॉक्टर अनुपम तिवारी। आप विभागाध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, आज हमारे साथियों, आप इस विषय में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे इस लैंडलाइन नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 077122845 साथियों, इस विषय पर आप फ़ोन करके अपने विषय से संबंधित सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में वनौषधि उत्पादन की क्या संभावनाएँ हैं। जी मैडम,
छत्तीसगढ़ की हम स्पेशली बात करें तो छत्तीसगढ़ में व्यापक संभावनाएं हैं जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखें 41.3% का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, जी जी, यहाँ 80% से अधिक लोग जो है कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। जी जी, छत्तीसगढ़ के हर गांव में खेती किसानी करने वाले लोग हैं। जी, हर व्यक्ति गांव से और खेती किसानी से जुड़ा हुआ जी है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ जी, की, जी। जो काफ़ी ये वनौषधियों की खेती के लिए अनुकूल है। जी, यहाँ काली पीली मिट्टी जिसे मटासी और कन्हार मिट्टी भी बोलते हैं, जी, ब्लैक कॉटन सॉइल है, जी। वो काफ़ी अच्छा हो सकता है हमारे वनौषधि उत्पादन के लिए। तो इस दृष्टिकोण से देखें कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, जी। मृदा है, वो सब अनुकूल हैं जी, और सभी प्रकार की वनौषधियाँ ज़्यादातर यहाँ उगाई जा सकती जी, हैं। जी, फॉरेस्ट एरिया में भी पारंपरिक रूप से जो नेचुरल जो हैबिटेट है हमारा जो वनौषधियों का, वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। जी, उनकी कुछ पहचान हो गई है और बहुत सारी वनौषधियाँ तो ऐसी हैं जिसे पहचान करने की आवश्यकता है। जी, जी, और इसकी उन्नत खेती भी किसान जो परंपरागत खेती है जी, उसके साथ भी कर इन सकते हैं। वनौषधियों की खेती की जा सकती है। जी, क्योंकि जी। हमारे यहाँ एक बड़े क्षेत्र में पारंपरिक खेती जैसे कि धान का कटोरा, आपको जी, जी। पता ही है छत्तीसगढ़ को बोला जाता जी, जी। है, धान की खेती होती है। पर छत्तीसगढ़ में एक विशेष बात है कि धान की जो खेती होती है, हमारे यहाँ का जो टेक्सचर है, जो फार्म है, खेत है, उसमें मेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं। अच्छा, तो मेड़ में भी वनौषधियों का एक उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि मेड़ को पूरे खाली छोड़ दिए जाते हैं। जी, जी, जी। तो उसमें भी काफ़ी वनौषधियों का उत्पादन करके अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति किसान कर सकता की जा है। सकती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। जी, जी, बस्तर प्लेटू, नॉर्थ हिली जोन और छत्तीसगढ़ प्लेन। जी, जी। और तीनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भरपूर संभावनाएं हैं वनौषधियों खेती की। जी, जी, और काफ़ी कुछ किसान कर भी रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में हम बात करें तो राजाराम त्रिपाठी जी कर ही रहे हैं। जी, जी, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, जो केवीके है, उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आगे हम शासन की योजनाओं की भी चर्चा करेंगे। जी, जी, समृद्ध किसान भी हैं जो वनौषधियों की खेती कर रहे हैं। जी, जी, तो काफ़ी संभावनाएं हैं और इस पर हम बस आज आवश्यकता है किसानों को सही प्रोत्साहन देने की, जी, जी। उनके मार्गदर्शन करने की और वनौषधि खेती की संरक्षण, संवर्धन और उत्पादन तथा विपणन को जी। एक अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से कर जी, जी। किसानों को प्रोत्साहन के साथ हम कर सकते जी, हैं। जी। सर, वैसे हमारे किसान भाई ज़्यादातर पारंपरिक खेती ही करते हैं, अनाज, फल, सब्जियां ही उगाते हैं। तो इन्हें इस तरफ से और वनौषधि उत्पादन की ओर किस तरह से मोड़ा जाए? आपकी रुचि इसमें कैसे जागृत हुई और आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई वनौषधि उत्पादन कर सकें? इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे ये है कि सबसे पहले तो हम किसानों को इसकी ओर डाइवर्ट करने के लिए जी, जी, उनको हम एक आकर्षण पैदा करें उन पर। जी। जहाँ तक मेरी रुचि की बात है, जी, तो मैं खुद भी एक किसान पृष्ठभूमि से हूँ जी, और जी। एक किसान का ही किसान के घर से ही हूँ। जी, मैं जब पढ़ता था तब भी जैविक खेती और बहुत सारे मॉडल्स बनाते थे। जी, हम जी। बाल वैज्ञानिक के रूप में भी पुरस्कृत होके जाते थे। जी, जी, तो बड़ा अच्छा लगता था ये क्षेत्र। और जब गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2001 में जब ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जी, हुई, जी। तो वहाँ प्रथम बैच में हमने प्रवेश लिया। और वहाँ पे हमारे जो गुरुदेव थे, जी। प्रोफेसर MS के खोखर साहब थे, डॉक्टर राजन मेहता साहब जी, जो जी, अभी जी। डीन हैं वहाँ जी, के, जी। डॉक्टर पुष्पराज सिंह जी जी, जो जी, जी। विभागाध्यक्ष हैं, जी। वो हमको लेके जाया करते थे जी, जी। फील्ड में। आपने नाम सुना होगा प्रदीप शर्मा जी जी, का, जी। जो अभी सीएम के माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार जी, हैं। जी, जी। वो भी हमें गाइड करते थे। वो जब माउंट आबू में रहा करते थे तो कभी हर्रा मंगाते थे, कभी जी। बहेड़ा मंगाते जी, थे, जी। उनको भेजा करते थे। तो एक रुचि थी। रुचि जागृत और हुए। जब हम ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब प्रवेश प्राप्त किए, तो हमारे जो सर हैं वो लेके जाते थे फील्ड में, विजिट करते थे, ट्रेडिशनल हीलर्स से मिलते थे। तो एक अलग रुचि हुई। जी, जी। मेडिसिनल प्लांट का हमने स्पेशलाइजेशन लिया सर, पीजी पहले में। एक साथी का फ़ोन सुन लें। जी। हेलो, 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 जय जोहार। जय जोहार। आप कौन बोल रहे हैं? भागवत निर्मलकर कौरा जेवरा बेमे तरह से। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप?
जैसे कि धान की खेती में बड़े बड़े मेड़ है, वहाँ औषधि की खेती करे तो कौन सी औषधि की खेती करे जिससे हमें रोजगार मिल जाए जी, ताकि आय दोगुना हो जाए? जी, जी। बड़े मेड़ में कौन सी औषधि लगाएं? अच्छा सर इनके बताइए। संबंध में और प्रशिक्षण कहाँ से मिले? जी हाँ, जी हाँ। ये सब पर जानकारी चाहिए। जी निर्मलकर जी, आप जो मेड़ है उसमें हल्दी जो है उसका भी उत्पादन ले सकते हैं, काली हल्दी का उत्पादन ले सकते हैं। जी, जी। और मेड़ हैं तो उस जगह का उपयोग अदरक का भी उत्पादन ले सकते जी, हैं। जी। ज़्यादातर हम किसानों को बोलते हैं कि उसमें हल्दी, नॉर्मल हल्दी लगा सकते हैं और काली हल्दी भी लगा सकते हैं, जिसका हम प्रसंस्करण भी अभी बताएंगे जी, जी। उस पर। और मार्गदर्शन के लिए आसपास के आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी, जी। चाहे तो हमारे विभाग में हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, जी। हम उसमें बिल्कुल गाइडेंस देंगे जी। और उस पर आप मेड़ पे इसकी खेती कर सकते सर हैं। वनौषधि लगाने के लिए उन्नत तकनीक क्या है, उन्नत विधि क्या है वनौषधियाँ उत्पादन के लिए? जी देखिए, हमारे यहाँ के किसान जो है परंपरागत खेती में भी एक विधि इस्तेमाल करते जी हैं। हाँ। जरूर उनका वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। उन्नत विधि में थोड़ी सी वैज्ञानिक पद्धतियाँ हो जाती जी, हैं। जी। जैसे आप देखेंगे पारंपरिक रूप से धान ही उत्पादन करते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग से छिटकमा विधि से जी। धान को लगाते हैं, पर जी, जी। वैज्ञानिक विधि बोलता है कि उसका रोपण जी हाँ। हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करें। और वैसी सिंचाई की पद्धति थोड़ी अलग हो जाती है। जी। तो वैसे ही वनौषधि की खेती जब हम उन्नत खेती करेंगे तो हमको सबसे पहले तो जो मृदा है उसका परीक्षण कराना चाहिए, चाहे आप वनौषधि उत्पादन की सोचें या फिर पारंपरिक खेती की बात। जी, जी। जब वनौषधि उत्पादन की हम बात करते हैं तो मृदा का परीक्षण करें, जो मुख्य पोषक तत्व हैं और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें क्या कमी है, क्या जी, ज़्यादा जी। है, किसकी आवश्यकता है, वो जी। पता चल जाता है। वो भी आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र या जो एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी, जी। वहाँ पर आप उसका परीक्षण करा सकते हैं। जी। फिर बीज सैया की तैयारी है, जो मई और जून के महीने में अच्छे से जुताई करके ज़मीन के अलग अलग जो वनौषधि हैं उसकी अलग अलग उत्पादन तकनीक होती है। जी, जी। पर एक कॉमन मेथड है कि हम बीज की सैया की तैयारी करें, जो रोपणी तैयार करना है उसके अच्छे प्रजातियों का चुनाव करें। अच्छा। और उसके बाद फिर हम उसको एक मेथड से अलग अलग वनौषधियों की अलग अलग रोपण की पद्धति है। हाँ। किसी की बिजाई है, किसी की रोपनी लगानी है, जी, जी। और किसी के कंद लगाने हैं, तो उसको हम अलग से उस विधि को फॉलो करते हुए किसी मार्गदर्शक को लें हम। जी, जी। और अगर प्रथम बार हम कर रहे हैं तो जी। और उसको प्रॉपर रूप पे लगाएं, फिर समय पर निगाई गुड़ाई करें, जी। सिंचाई करें समय पे। 30 से 45 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होगी, सिंचाई करें। और साथ में उसके बाद उसको समय समय पर, इसमें देखिए एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम जो खाद जो है इसमें पूर्णतः जैविक खाद का इस्तेमाल करें, चाहे नीम की खली हो जी, जी। या गोबर की खाद हो, जी, जी। केचुआ खाद हो, वर्मी वास हो, जी, इसी जी। का उपयोग करना है, क्योंकि ये मेडिसिन बनाने के लिए काम आती जी है। हाँ, और जी इसमें हाँ। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। जी, जी। और उसके बाद एक समय आने पर उसकी कटाई करें, हार्वेस्टिंग करें। और साथ में मेडिसिनल प्लांट की खेती में एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। कि इसका संग्रहण भी मतलब एक उचित देख रेख में किया जाना जरूरी है। जी हाँ। उसको प्रॉपर वे पे हम उसकी उनके कंद वाली है यदि तो उसको हम निकासी करें जी। और उसका संग्रहण करें। उसको जैसा ड्राई में देना है सेट ड्राई वैसे में उसकी सुखाई हम करें। अलग अलग मेथड हैं संग्रहण के, तो उसको हम फॉलो करें और फिर उसके बाद वो प्रसंस्करण के लिए तैयार होता है। तो उन्नत खेती के लिए हमें उन्नत तरीके अपनाने चाहिए। जी हाँ। और थोड़ी सी परंपरागत जैसा खेती करते हैं तो हम उन्नत खेती करें, तब इसमें हम काफ़ी सफल हमारे किसान हो सकते हैं। जी। कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि वनौषधियाँ जो हैं इनको प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे गेहूं, चावल या दूसरी फसलें सीधे रूप में बिक जाती हैं, ऐसी इस तरह की इसकी बिक्री नहीं हो पाती है। तो अगर हमारे किसान भाई प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करना चाहते हैं तो वो लगभग कितनी लागत में किस तरह से स्थापित कर सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी एक समस्या जो वनौषधि खेती में हमने अपने अनुभव से देखा, जो आप रुचि की भी बात कर रहे थे। हम जब जाते थे फील्ड विजिट में तो बहुत सारी चीज़ देखते थे। किसान सुनी सुनाई बातों पे ही कोई खेती करना चालू कर देते थे। कोई कंपनियाँ आती थी, ये वेराइटी ले लीजिए, ये लगा लीजिए, लगा लेते थे, नुकसान में हो जाते थे।
सबसे पहले तो हमारे यहाँ के किसानों को मतलब जो है 2 प्रकार की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। एक तो उन्मुखीकरण होना चाहिए, उस विषय को उन्नत खेती के बारे में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में वो समझें। जी हाँ जी। दूसरी एक टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी रूप से वो जाने की उसकी कितनी समय अवधि लगती है, उसकी बिजाई की विधि क्या है, रोपण की विधि क्या है, प्रसंस्करण इसके क्या हो सकते हैं। और किसानों को हम सजेस्ट करते हैं कि ऐसी वनौषधि फसलों का आप वनौषधि पौधों का चयन करें जो आपको कैश क्रॉप के रूप में दें और उसके संग्रहण में ज़्यादा आपको समय ना लगे और आसानी से आप संग्रहण कर सकें। इसीलिए हम जैसे कि काली हल्दी की काफ़ी संभावना है, काली हल्दी के बारे में बताते हैं। एलोवेरा की खेती के लिए बोलते हैं। स्टीविया एक जो है उसके बारे में बोलते हैं, जिसे मीठी तुलसी बोला जाता है। और उसके पत्तों को ड्राई करके आप चाय के रूप में ले सकते हैं, या मीठे जो पदार्थ बनते हैं, स्वीट्स बनते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स काफ़ी उपयोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की ऑन डिमांड, आपके छोटे से लेवल में भी खेती कर रहे हैं तो उसकी डिमांड बनी रहती है। अब 2 ट्रैक हैं हमारे पास। एक तो बड़े मार्केट की आवश्यकता है, जिसके लिए भी शासन के सुझाव में हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे। दूसरा एक ट्रैक है कि किसान आत्मनिर्भर रूप से खेती करें। आज इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। हम बड़े बड़े एकड़ में अगर किसान प्लानिंग करेंगे तो अगर 2 एकड़ 3 एकड़ में करेंगे, अगर सफल नहीं हो पाया तो नुकसान भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कोशिश करें कि जो परंपरागत रूप से खेती कर रहे हैं उसके साथ शुरुआत में छोटे से रूप में, जैसे मेड़ में लगाएं या छोटे से अपने घर में डिसमिल की प्लानिंग करके वो किसान लगाएं। चाहे वो एलोवेरा हो या वन तुलसी हो या आपकी तुलसी हो, पुदीना हो, लेमन ग्रास हो, अश्वगंधा हो, सर्पगंधा, जो भी मेडिसिनल प्लांट आपके जो चयनित किए हैं उसको छोटे से रूप में आप लगाइए और छोटे से रूप में लगाकर उसके प्रसंस्करण खुद कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो काली हल्दी है उसकी बहुत अच्छे काजल बनती है। जो लक्मे वगैरह बड़े ब्रांड हैं तो काली हल्दी को लेते हैं। अगर आपके पास वैसी क्वांटिटी नहीं है तो आप छोटे से रूप पे बना के उसका प्रसंस्करण कीजिए और खुद उसको स्थानीय मार्केट में आप डेवलप कीजिए। मतलब किसान को शुरुआत में ही सोचेंगे कि हम बड़े ब्रांड बन जाए प्रसंस्करण, तो ऐसा नहीं है। और हर किसान को, चाहे वो वनौषधि खेती हो या और भी दूसरे उत्पाद, जब तक वो प्रसंस्करण नहीं सीखेंगे और प्रसंस्करण की ओर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक हम उनको वो उचित लाभ नहीं दिला सकेंगे। तो सर, एक छोटी प्रसंस्करण यूनिट अगर शुरुआत करना चाहें तो लगभग कितनी लागत आती है? देखिए, अगर वनौषधि प्रसंस्करण की बात करें तो अलग अलग प्रकार के वनौषधियों का अलग अलग प्रकार से प्रसंस्करण होता है। हम लेमन ग्रास या सेट्रोनोला की बात करें तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 लाख से ऊपर में मिनी यूनिट बनेगी जो डिस्टिलेशन प्लांट होगा, है ना। लेकिन पारंपरिक विधि से भी उसका डिस्टिलेशन हम कर सकते हैं। वैसे ही जैसे और भी वनौषधियों के जो निर्माण होता है, औषधि निर्माण की इकाइयाँ हैं, उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे के लिए तो बड़ी बड़ी दवा कंपनियों को यहाँ पर आकर उनसे MOU करना पड़ेगा और प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन छोटे यूनिट पे जैसे हम बात करेंगे, आज हमने कुछ उत्पाद लाया है कि अगर दैनिक उपयोग में होने वाली चीज़ें अगर किसान बनाना चालू कर दें, जैसे हर्बल साबुन का निर्माण करें, वो हर्बल फिनाइल का निर्माण कर लें, हैंड वाश का, हर्बल हैंड वाश का निर्माण करें, जो हमारे सामने रखा भी है। तो इस यूनिट का स्थापना वो 10,000 से 15,000 रुपए में ही स्थापित कर सकते हैं। और इसका प्रशिक्षण के लिए भी हम उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो इस तरह से काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन रूरल टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है, ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र, डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय में। माननीय कुलपति जी RP दुबे जी और कुलसचिव गौरव शुक्ला जी ने इसको विशेष इंटरेस्ट लेके, हमारे चांसलर हैं संतोष चौबे जी, उनकी प्रेरणा से हमने एक छोटे सी यूनिट की शुरुआत की है। हमारा एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, जिसे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस कर दिया है। और एक बड़ा सेंटर, हम सेंटर ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं आसपास के किसानों को, महिलाओं को मार्गदर्शन के लिए। अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स चलते रहते हैं, जैसे कि
इन्हीं हर्बल उत्पाद में जैसे कि वनौषधियों का प्रसंस्करण कर हम हर्बल गुलाल तैयार करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ ही हल्दी उत्पादन होता है, उसमें नेचुरल कलर्स वगैरह के। ये सोप देख सकते हैं जिसमें मुल्तानी के हैं, लेमन के हैं, एलोवेरा के हैं, आपके रोज़ के हैं। ये सोप भी तैयार होते हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स बाहर से भी मंगाने पड़ते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि फ्रेगनेंस के लिए हम अपने यहाँ के वनौषधियों का उपयोग कर लें। वैसे ही हैंड वॉश आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। तो इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्केट से जो ब्रांड हैं उनको हमको कॉम्पीट करना है, तो मार्केट से उनसे सस्ता हो और क्वालिटी अच्छी हो। जी हाँ। तो हमने जब शुरुआत की तो पियर्स को सामने रखा और नो डाउट हमने जब टेस्टिंग कराई तो पियर्स से 10 टाइम अच्छा आया क्वालिटी भी और मार्केट में उससे सस्ता भी। तो ये सर्वाइवल कंडीशन बनाता है और ये यूनिट बिल्कुल 15 से 20 हज़ार रुपये में हम डेवलप कर सकते हैं और किसान के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, वो बना सकते हैं। हमने आदिवासी महिला समूहों को अभी सितंबर माह में ट्रेनिंग दिया। हर्बल गुलाल का ट्रेनिंग पिछले 3 साल से दे रहे हैं, वो बनाते हैं। काफ़ी डिमांड है, चूँकि हम एक अकादमिक संस्थान है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। हमारा काम व्यवसाय करना नहीं है, हमारा काम व्यवसाय पैदा करना है। तो हमारे यहाँ जो पास आउट जो अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं और हमने 5 गांव गोद लिया है, तो वहाँ एक साथी का फोन पहले सुनिए। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले आपको और डॉक्टर साहब जी को आज के कार्यक्रम में नमस्कार। नमस्कार। हम लोग जैसे गांव अंचल के रहने वाले हैं जी, और यदि हम औषधि की खेती अपने गांव के जो कोठार बाड़ी रहता है अगर उसमें करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या कोई सहयोग जो है सरकारी विभाग से मिल सकता है और हम क्या क्या खेती कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। शासन की क्या योजनाएं हैं इस संबंध में, ये जानना चाहते हैं ये। भगत पटेल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम इसी दिशा में प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि पहले वो अपने आज छत्तीसगढ़ के हर गांव में हर किसान के पास एक छोटी सी बाड़ी होती है। जी हाँ जी, है ना, बाड़ी विकास करके भी योजना चलती है। जी। तो वो जो बाड़ी है छत्तीसगढ़ की एक फ्लैगशिप योजना है, नरवा गरुआ घुरवा और बाड़ी। वो इसी दृष्टिकोण से है कि जो आपके पास बाड़ी है, छोटी सी बाड़ी में मैं वही शुरुआत में बोला कि एकड़ की पहले प्लानिंग मत कीजिए। अच्छा। पहले डिसमिल की प्लानिंग कीजिए। आपके पास 10 डिसमिल 15 डिसमिल की जो बाड़ी है उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाइए और उसमें 5-10 प्रकार की वनौषधि पौधों को लगाइए। उसको देखिए, वर्ष भर आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे और वनौषधि पौधे भी आपको निःशुल्क मिल सकते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ वनौषधि पादप बोर्ड है, आजकल पारंपरिक ज्ञान केंद्र करके नाम दिया गया है उसको। छत्तीसगढ़ वनौषधि पादप बोर्ड की माध्यम से आप निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वन विभाग की नर्सरी जो है उसमें विभिन्न आसपास के जो भी नर्सरी होगी वहाँ पर भी आपको वनौषधि पौधे निःशुल्क रूप से मिल जाएंगे। अगर कोई शुल्क भी होगा तो नॉमिनल शुल्क होगा, 2 रुपये 4 रुपये, ऐसे आप ले आएँ। और आप कौन से वनौषधि लगाने की बात कर रहे हैं तो आप उसमें पुदीना लगा लीजिए, थोड़ी से एरिया में, थोड़े से क्षेत्र में आप लेमन ग्रास भी लगाइए, काली हल्दी लगा लीजिए, आपकी काली मूसली लगा लीजिए, सफ़ेद मूसली भी लगा सकते हैं आप, एलोवेरा लगा लीजिए, स्टीविया के कुछ प्लांट्स लगा लीजिए और देखिए, आप अवलोकन कीजिए कि कौन सा आपको आसानी हो रहा है, कितने दिन में कौन सी फसल आ रही है। कि देखिए, सैद्धांतिक रूप से बताना और प्रयोग करके देखना ये अपने आप में चीज़ है। तो आप खुद करके देखेंगे तो आप उस दिशा पे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा आप प्लान कर लीजिए और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वनौषधि बोर्ड से आपको निःशुल्क पौधे पूरे घर तक पहुंचा के दिया जाता है। तो हम कुछ नंबर्स हैं, उसमें आपको संपर्क नंबर भी दे देंगे। तो जून जुलाई माह में उनका वितरण का चलता है। तो अभी तो सीजन में नहीं, पर जून जुलाई महीने में आप कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम तिवारी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।